हुआ ही नहीं अभी। चलिए, सो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो था जो काइनेमेटिक्स का जो बेसिक्स होते हैं ना, जो पैरामीटर्स ऑफ द मोशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारे के सारे पैरामीटर हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिए थे, है ना। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम एक्सेलरेशन भी समझ चुके हैं और एवरेज एक्सेलरेशन भी अच्छे से समझ ही चुके हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताई थी लास्ट में ना, कि अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा तो वो स्पीड चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है ना। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की लाइन में होगा तो वो स्पीड चेंज करता है, अगर एंगल पे होगा तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है, एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये सारी की सारी बातें तो हम पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होने वाला है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो हमारे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के भी आ जाते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मतलब वाइडर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते होते हैं ना, काफी बड़ी कैटेगरी बन जाती है। आपका ये मोशन अंडर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी अगर लिखा हुआ है ना यूनिफॉर्म, इसका क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म का मतलब है कोई चीज जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रह रही है, ठीक है। और अगर एक वेक्टर के बारे में बोला है ना, अगर एक वेक्टर जो है अगर यूनिफॉर्म है, अगर किसी ने बोला कि एक वेक्टर है और वो यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब हो गया कि भैया उसका डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड, सो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट। तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होंगी? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, अगर कोई कह रहा है तुमसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स हो गए। सो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, बड़े काम की चीज है। तो यहां पे एक बार एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा ना, उसी डायरेक्शन में पूरा टाइम रहेगा, ठीक है। जितने मैग्नीट्यूड का होगा उसी मैग्नीट्यूड का रहेगा। अच्छा, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में मैंने तुम्हें कुछ बताया था, हाँ जी। अगर एक पार्टिकल एक लाइन में मूव कर रहा है तो हम उस मोशन को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसमें और क्या बात बताई थी मैंने? इसमें स्पीड अप हो सकता है और स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। हाँ, बस डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन कौन चेंज करता है? वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो यहां पे होना ही नहीं चाहिए। तो कभी भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो क्या यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन में वेलोसिटी ऐसे और एक्सेलरेशन ऐसा हो सकता है? नहीं। अरे इसका तो कंपोनेंट आ जाएगा ना, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन कभी नहीं हो सकती। रेक्टिलिनियर मोशन में या तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऐसे होंगे, ठीक है, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो या तो तेज होगा या स्लो होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये रेक्टिलिनियर मोशन के केस होते हैं। तो मतलब हमेशा जो मोशन के पैरामीटर हैं, जो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो वेलोसिटी के हिसाब से ही आएगा, तो वो हमेशा एक लाइन में ही आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन में एक डायरेक्शन को मान लेते हैं हम पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन को मान लेते हैं नेगेटिव। अगर हमें किसी ने बोल दिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल चल रहा है, तो फिर हम एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। कुछ भी नहीं दे रखा है, जैसे किसी ने बोला कि इस पेन को मैंने ऊपर फेंका, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो अब तुम्हारी मर्जी है, ऊपर की तरफ तुम पॉजिटिव मानो, नीचे की तरफ तुम नेगेटिव मान लो, या तुम नीचे की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव मानो, ऊपर की तरफ नेगेटिव मान लो, तुम्हारी बात। जनरली ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया जाता है, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है,
तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ होगा नेगेटिव, ठीक है। तो जो पैरामीटर तुम्हारी पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में होंगे उनको तुम क्या बोलोगे कि ये पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या यहां पे किसी भी वेक्टर के ऊपर मुझे एरो लगाने की जरूरत है? सो रेक्टिलिनियर मोशन में हमें वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को लिखने के लिए कभी भी एरो लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्लस या माइनस से उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं। तो लेकिन ये रेक्टिलिनियर मोशन में ही चलेगा। रेक्टिलिनियर मोशन में तुमने दो ही, देखो भाई लाइन के अलोंग चल रहा है तो एक डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव मान ली, एक नेगेटिव, तो अपने आप जो चीज पॉजिटिव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई। तो तुमने देखा होगा कि जितनी भी हम इक्वेशन वगैरह बनाते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वेक्टर फॉर्म, हाँ वैसे वो लग जाता है, ठीक है ना, 2 डायमेंशन में भी लग जाएगा, तुम आई कैप जे कैप को अलग अलग कर सकते हो डील, लेकिन हम इसको यहां पे नहीं लगाएंगे। रेक्टिलिनियर मोशन में तो हम ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। तुम किसी भी किताब वगैरह में पढ़ के देखना, वो एरो नहीं यूज करते ऊपर ना। उसके पीछे कारण समझ में आया? तो अब मैं सिंपल सा लिख सकता हूं ए। अब मुझे ए के ऊपर एरो लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग रेक्टिलिनियर मोशन। तो हमारा अब डिस्कशन ना, काइनेमेटिक्स बहुत ब्रॉड कैटेगरी होती है, उसमें से हम जो है ना अपना फोकस कहां करते जा रहे हैं? ऑन रेक्टिलिनियर मोशन। एक पर्टिकुलर टाइप की मोशन पे हम जो अपना पूरा का पूरा फोकस यहां से रखने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। एक मिनट ना, हाँ ये क्या हो गया? नहीं, ये वाला बैकग्राउंड ये नहीं था, ये वाला चाहिए था, ठीक है। हाँ तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताने वाला था, मतलब बेसिकली हेडिंग यहाँ पर ज्यादा अच्छी रहती है, यहाँ डालनी चाहिए थी ना मुझे, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा भाई यहाँ पे मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में? तो हमें ये पता है कि ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का बच्चों ये फॉर्मूला होता है dv by dt इक्वल टू ए। मुझे एक्सेलरेशन गिवन है एंड दिस इज गिवन सपोज, तो तुम्हें इससे क्या पता करना है? एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा होगा कि मान लो ये पार्टिकल का इतना एक्सेलरेशन है, तुम्हें क्या पता करना है? उसकी वेलोसिटी पता करनी है, तुम्हें उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो तुम्हें एक्सेलरेशन गिवन है, तुम्हें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है, क्या करेंगे? इंटीग्रेट करते ना। अगर मुझे पोजीशन पता होती है, वेलोसिटी पता करनी होती है, डिफरेंशिएट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पता करना होता है, डिफरेंशिएट। लेकिन अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो इंटीग्रेट है ना। तो मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पता करनी है, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा, dv by dt इक्वल टू a लिखूंगा, dv को एक तरफ लिख लूंगा और ये आ जाएगा a dt के बराबर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम कंडीशन लगाओगे कि t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है ना उसको बोलते हैं हम u, इनिशियल वेलोसिटी, और किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं हम v, ठीक है। दिस u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, ओके। और v हो गई बच्चों किसी भी टाइम पे वेलोसिटी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? v आएगा, लेकिन उसका हम जब लिमिट लगाएंगे तो v माइनस का u। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? अच्छा, क्यों आएगा? a कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। हाँ, अगर a वेरिएबल हो, अगर मान लो, चलो ये तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर a वेरिएबल हो तो क्या करेंगे? यहां उसको रख देंगे उसको। तो ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट पढ़ा है तो वेरिएबल के क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहाँ पे दे रखा होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t, तो तुम यहाँ पे क्या रख देते? 2t रख देते यहाँ पे ना, तो तुम वेलोसिटी पता कर पाते। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डेरिवेशन कर रहा हूं मैं, जिसमें a कांस्टेंट है, इसलिए यहां से बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आके क्या बन जाएगा? a इधर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से लेके t तक। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, ठीक है। तो यहां से बन जाता है तुम्हारे पास v इक्वल टू यू प्लस का at। ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ जाएगी, इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। लेकिन ध्यान रखना किसके लिए वैलिड है ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, क्योंकि हमने यहां पे इंटीग्रेशन में उसी को लेके चले हैं, समझ गए? ओके,
तो मतलब ये इक्वेशन तुम्हें क्या देगी, किसी भी टाइम पे तुमसे अगर वेलोसिटी पूछी जाए ना तो इस इक्वेशन में टाइम पुट करके वेलोसिटी पता कर लेना। बस तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, तो तुम किसी भी टाइम पे क्या लिख पाओगे, वेलोसिटी लिख पाओगे। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, हमें वेलोसिटी पता है v इक्वल टू यू प्लस का at, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या करूंगा मैं, वेलोसिटी को dx बाई dt लिख दूंगा, या हाँ dx बाई dt लिख दे रहा हूं मैं, या ds बाई dt भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u प्लस का at ये बनेगा, अगर मैं dx को एक तरफ रखूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, u dt प्लस का at dt, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दूं अगर मैं, अब मैं यहां पे लिमिट लगा रहा हूं t इक्वल टू जीरो, यहां लगाऊंगा मैं x इनिशियल, मुझे नहीं पता ना कि कहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां x फाइनल, तो x फाइनल माइनस का x इनिशियल इज इक्वल टू u कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बाहर निकल आएगा तो ut बन जाएगा, और यहां पे a कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, लेकिन t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा हाफ at स्क्वायर के बराबर, और इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। कहां से आ रही है इक्वेशन, कोई अलग से किसी ने हमें अचानक से बना के थोड़ी दे दी है, हमने कुछ नहीं किया। हमने जो अभी तक काइनेमेटिक्स पढ़ी थी ना कि पोजीशन के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन दे रखा हो तो इंटीग्रेशन करते हुए जाना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वेशन कितने प्यार से आ गई। ठीक है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन किया, वेलोसिटी लाई, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। क्या इनके ओरिजिन पता लग गए आपको? ओके, थर्ड इक्वेशन क्या है, देखो तुमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और पढ़ा था, ये कुछ याद आ रहा है कुछ, dx लगा दो या ds लगा दो, ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। v dv को अगर तुम एक तरफ रखो a इंटू dx बन जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, x इनिशियल पे वेलोसिटी u थी, x की वैल्यू जब फाइनल हो जाएगी वेलोसिटी v हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 आएगा, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगाओगे u स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन तूने ढंग से नहीं किए, ये तो इंटीग्रेशन आने चाहिए, तो बहुत आसान है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, xf माइनस का xi। ठीक है, इस 2 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यस 2a, इसको हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। हमें इसमें बहुत जरूरी होता है कि हम ये पहचान पाए कि हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है। अब सुनो, अगर तुम्हें वेलोसिटीज, तुम्हें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन तुम्हें दो अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी पता है, तो तुम इसको यूज करना। पोजीशन, जब भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन सेकंड इक्वेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन। तुम्हें दिमाग में रखना है कि दे क्या क्या रखा है, उसके हिसाब से हमें इन तीनों में से इक्वेशन को चूज करना होता है। ये तो बेसिक इक्वेशन हो गई हमारी तीन ना। फिर हमने कुछ और इक्वेशन बना दी हैं, दो और बना दी हैं अलग से। एक इक्वेशन बनाई है हमने, है? हाँ हाँ हाँ, बेसिकली तुम्हें अगर पता हो तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना, एवरेज, वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर, यही होती है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। अगर तुम इसको यहां से लिखो ना वी एवरेज, तो वी एवरेज आ जाएगा, तुम्हारे पास टी तो कट जाएगा, तो u प्लस का एटी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं 2u प्लस का एटी डिवाइडेड बाई पूरे के नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एवरेज वेलोसिटी आ जाती है v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस एटी डिवाइडेड बाई 2। अगर तुम्हें ये पता हो तो ये किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या आ जाता है, u प्लस का v बाई 2। ठीक है ना, ये एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। एवरेज वेलोसिटी से क्या फायदा होता है, तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना, तो हम इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी वाले को। जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें टैंक के खाली होने का टाइम वगैरह पूछा होता है, या वेव ऑन स्ट्रिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टेंशन वेरिएबल दे दी जाती है कई बार एक्स का फंक्शन, उनमें ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, तुम्हें कई बार पूछा होता है कि इतना डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, तो एस तुम डायरेक्ट लिख सकते हो u प्लस का v
डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम करके। लेकिन ध्यान रखना एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले ही केस में ये वैलिड है। ये फॉर्मूला ही वैलिड कब है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। पांचवा होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, पांचवा होता है यस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अच्छा नितेश, इसका मतलब क्या हुआ? nth सेकंड का nवे सेकंड में, मतलब जैसे किसी ने बोला 5वें सेकंड में, तो 5वें सेकंड का मतलब होता है कि 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो, तो 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब मैं nth सेकंड को देखो कैसे डिराइव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। तो देखो t की जगह पे मैं n रख दूंगा बस, un प्लस का हाफ an स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस un माइनस 1 प्लस का हाफ an माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड जो आता है ना, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो u प्लस का a डिवाइडेड बाई 2n माइनस का 1 के बराबर हमारे पास आ जाता है काट पीट करने के बाद। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये वो सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं। इन्हीं पे हम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं को मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पांचों फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर। क्या है? इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, एक स्पेशल केस है और ये बहुत हेल्प कर देता है आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें पूरी बात पता होना जरूरी है इसके बारे में ना, है ना। हाँ, क्या u इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना चाहिए। सो इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration, rest with uniform acceleration, if a body start from rest with uniform acceleration, then distance traveled by it in successive seconds is in the ratio of 1:3:5:7 एंड सो ऑन। ठीक है, पर ये ध्यान रखना कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी और एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट था। तो ये जो है ना, जब चलेगी ना, तो जैसे इसने 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की वो अगर d के बराबर है, तो अगले सेकंड में t इक्वल टू 2 तक, 1 से लेके 2 तक ये 3d डिस्टेंस कवर करेगी, और t इक्वल टू 3 तक ये 5d डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, ये बहुत काम आ जाता है ये वाला रोटेशन। ये वाली बात क्लियर है भाई? यहां तक कोई परेशानी? एक मिनट का समय अंतराल रहेगा तो ऐसा तब भी सेम रेशियो रहेगा। कोई भी टाइम इंटरवल, अगर इसने बोला ना t अगले, मतलब t सेकंड में मान लो d डिस्टेंस चली, तो t से 2t तक कितनी चलेगी? 3d। ये हमेशा सिर्फ 1 सेकंड के लिए वैलिड नहीं है, समझ रहे हो? t पहले t में अगर d चला, तो अगले t में 3d, अगले t में 5d एंड सो ऑन। नहीं, क्यों चलेगी? ये रिलेशन वहां से आया है, ये वाला जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड वाला, यहां से u 0 रखो, यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाओ, इससे जो डिस्टेंस आएंगे ना उनमें रेशियो यही आएगा। कैसे? जैसे पहले सेकंड में क्या आएगा? u 0 है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा a/2। पहले सेकंड में a/2 डिस्टेंस चलेगी। तो अगर कोई बॉडी a एक्सेलरेशन से चल रही है तो 1 सेकंड में वो a/2 डिस्टेंस चलेगी। तुम्हें पता है अगर इस मार्कर को मैं यहां से रिलीज करूं तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है? g के बराबर, 10 के बराबर।
तो पहले एक सेकंड में कितना नीचे आएगा, g/2, 5 मीटर। अगले सेकंड में 15 मीटर। तो टोटल कितना आ गया 2 सेकंड में, 20, 15 और 5। फिर अगले सेकंड में 25 मीटर। तो टोटल कितना आ गया, 25 और 20, 45, 25, 20, 45। ठीक है, समझ रहे हो, छोटे छोटे से रिजल्ट ना बड़े काम के हैं। ये स्पेशल केस हो गया है ना। अब थोड़ा सा ना एक्सेलरेशन का मतलब समझते हैं कि एक्सेलरेशन करता क्या है। मतलब किसी बॉडी को एक्सेलरेशन देने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो अगर मैंने एक बॉडी को, मान लो कोई रेस्ट पे थी, u=0 था इसका ना, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया, यूनिट से ही समझ में आ जाएगा तुम्हें कि क्या दिया है। ठीक है ना, ये बॉडी क्या थी, रेस्ट पे, u तो 0 के बराबर दे ही रखा है आपको ना, t=0। जहां से तुम मोशन को स्टडी करना स्टार्ट करते हो वहीं पे t=0 बोलते हैं। मुझे ये बताओ कि 1 सेकंड पे क्या होगा, मतलब 1 सेकंड में क्या क्या हो जाएगा। बॉडी चलेगी और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1 सेकंड पे, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी कैसे पता करते हैं, v=u प्लस का at से। तो u तो बच्चों यहां पर 0 है, a की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर, और t 1 के बराबर, तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो दिस बॉडी विल बी मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। कब, 1 सेकंड में। ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। अच्छा, अगले 1 सेकंड में क्या होगा, अगले 1 सेकंड में t=2 पे क्या होगा, 2 सेकंड में क्या हो जाएगा। तो वेलोसिटी है t=2 कितनी आ जाएगी नितेश, u प्लस का at, a कितना है 2 इंटू 2, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, है ना। ये 4 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी इसकी। 3 सेकंड में क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई यहां पे कि भाई इसके पास जो एक्सेलरेशन है ना, वो इसको स्पीड अप करता जा रहा है। हर सेकंड इसकी स्पीड को कितना चेंज कर रहा है 2, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसलिए ये हर सेकंड सेम अमाउंट से चेंज करेगा, और वो अमाउंट कितना है 2। हर सेकंड वेलोसिटी को ये 2 मीटर पर सेकंड से चेंज करेगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है कि हर सेकंड वो अपने मैग्नीट्यूड के बराबर वेलोसिटी में ऐड होता जाएगा, अगर ये सेम डायरेक्शन में। तो 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी 10 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने 5 सेकंड में 2 × 5 के बराबर ऐड कर दी होगी। अच्छा, अगर मान लो किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है इधर की तरफ, और उसको एक्सेलरेशन दे दिया तुमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ, अब ये क्या करेगा, क्या इफेक्ट होगा इसका, ये बॉडी को स्लो करता जाएगा, हर सेकंड इसकी स्पीड को 2 से घटाता जाएगा। ठीक है ना, यहां पे 6 मीटर पर सेकंड बचेगी, है ना, फिर आ जाएगी इसकी 4 मीटर पर सेकंड, और फिर 2 मीटर पर सेकंड, और फिर उसके बाद फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, ये रेस्ट पे आ गई, और अभी भी अगर एक्सेलरेशन लगा रहा तो वापस लेके आएगा, फिर 1 सेकंड में 2 इधर की तरफ, फिर 4, 6, 8, 10, ये ऐसे जाके लौट के आ जाएगा। सेम तरीके की मोशन होगी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट होंगे, घटाता जाएगा। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में ऐसा होगा क्या, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है तो वेलोसिटी को भी टाइम के साथ अलग मैग्नीट्यूड से बदलेगा, तो उसमें नहीं चलेगा। लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तो तुम एक्सेलरेशन से डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हो वेलोसिटी को कैसे चेंज करेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में स्पीड अप करता रहेगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट स्लो डाउन करता रहेगा। कितना स्लो करेगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा, ये डिस्टेंस समझ में आ रही है तुम्हें, ये अगर ये डी होगी, कितनी होगी ये डिस्टेंस, अभी मैंने तुम्हें एक तरीका बताया, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है कोई भी, a/2, ओनली a/2, अगर u 0 है तो a/2 के बराबर। a कितना है इसका 2, तो पहले सेकंड में ये छोटे छोटे से रिजल्ट याद रख के ना हम कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। पहले सेकंड में कितना चलेगा ये 1 a/2, पहले सेकंड में कितना चलेगा 1 मीटर। मतलब हमें हर बार जरूर नहीं कि उन इक्वेशंस को अप्लाई करना ही करना है ना।
मैंने अभी तुम्हें बता दिया कि पहले सेकंड में a/2 चलता है, अगले सेकंड में 3a/2, अगले में 5a/2 एंड सो ऑन। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट किया, ये रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो पहले सेकंड में कितना चलेगा 1a/2 मतलब 1, अगले में कितना चलेगा, अगले में, अब मुझे इसका बताओ जल्दी से, ये कितने, अच्छा 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, इसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। इतना मत सोचो ना, अरे कॉम दिमाग लगाओ ना, 2 मीटर पर सेकंड हर बार घटा देता है 1 सेकंड में, तो पूरा जीरो होने में कितना टाइम लग जाएगा, 5 सेकंड। हर हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड घट रहा है, तो 5वें सेकंड पे यहां रुक जाएगा। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि इसने लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस चला होगा, a/2 के बराबर, एग्जैक्टली अरे इसको उल्टा मान लो ना, कि अगर ऐसे आ रहा होता, अरे जाने का मोशन और आने का मोशन एक जैसा होगा नहीं होगा, तो लास्ट के 1 सेकंड में कितना चलेगा ये a/2 के बराबर, ए क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लास्ट के सेकंड में कितना चलेगा ये 1 मीटर। तो उससे पहले वाले सेकंड में कितना चला होगा 3, उससे पहले वाले में 5, उससे 7, उससे पहले 9, तो 9 7 16 5 21 3 और 1, ये 25 मीटर चल के रुक गया होगा। ये ऐसी मतलब ये इससे क्या आएगा, इससे तुम थोड़ा और स्मार्ट हो जाओगे, मतलब ना तुम और ज्यादा विजुअलाइज कर पाओगे चीजों को ना, जो मिसिंग होता है मतलब ना जनरली नीट वाली फिजिक्स में। अच्छा लग रहा है ये मेथड तुम्हें जो ऊपर फेंकने वाले जो केस होते हैं ना उनमें ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। ये वाली बात समझ में आई तुम्हें, तो जैसे मोशन रोकने के टाइम होती है वैसे ही लौट के आने के टाइम होती है। क्लियर है ये। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो बड़ा अच्छे अच्छे केसेस बनते हैं इसमें, ठीक है। ओके तो पहले इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ना इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चन पिछली वाली में करा दिए थे, 9वां कराया नहीं है, 9वें को लास्ट में करेंगे। अभी पहले हम 10वां क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बचे हुए हैं हमारे कुछ क्वेश्चन और हमारी डीपीपी बची हुई है एक। बताओ फिर इस वाले को कैसे करेंगे, हो गया ये, करो ट्राई करो जल्दी से। A particle moving with uniform acceleration has a velocity of 12 centimeter per second in the x direction when its x coordinate is 3 centimeter. The x coordinate 2 second later is minus का 5 centimeter. What is its acceleration? बनाओ। अच्छा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है सर, इसमें कुछ या तो लिखने में इन्होंने गलती की है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब x इनिशियल दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और u दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और x कोऑर्डिनेट p इक्वल्स टू 2 पे -5 दिया हुआ है। यस सर इक्वेशन का मोशन है, दो इक्वेशन एक लिखते चलिए। इनिशियल वेलोसिटी नेट है सर।
सर एक इक्वेशन तो आया 3 इक्वल्स टू 2 एंड t प्लस हाफ at स्क्वायर हम्म दूसरा t इक्वल्स टू 2 बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया पता है तुमने इस छोटे से क्वेश्चन में। सुनो, इतना टाइम नहीं लगेगा। सुनो इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। क्या बोला इन्होंने कि इसका इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू 3, ठीक है। पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। युक्ता इधर देखो, ठीक है, ये था t इक्वल टू 0 पे। 2 सेकंड बाद आपने देखा कि पार्टिकल कहां है, ये t इक्वल टू 0 पे था। 2 सेकंड बाद पार्टिकल मिल रहा है आपको x इक्वल टू -5 पे, यहां मिल रहा है कब, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो बेसिकली अगर इसका रास्ता देखा जाए ना तो कुछ ऐसा हुआ होगा, ये रुक के और लौट के आ गया है, यहां आ गया है, यही हुआ है कुछ। लेकिन हमें रास्ते से मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें टाइम दे रखा है और हमें पोजीशंस दे रखी हैं। और पोजीशंस देने का मतलब है हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें टाइम पता है, और हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। तो हम कौन सी इक्वेशन ज्यादा प्रेफरेबली लगाना चाहेंगे, सेकंड इक्वेशन। एक्सेलरेशन नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन की होती है वो, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है हमें। तो सेकंड इक्वेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी यहाँ पे, कि सेकंड इक्वेशन लगाओ और काम खत्म। सेकंड इक्वेशन में तुम्हें क्या चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इक्वेशन में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। क्या यहाँ पे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता है इसका, आप बोलोगे हाँ सर इसका डिस्प्लेसमेंट पता है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो बेसिकली कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है। इनिशियल ये हो गई, फाइनल ये हो गई, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, और हमने उधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 से लेके -5 तक, -8 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम हमें पता है, टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकेंड। हमें u पता है, u कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर। अच्छा ये प्लस का है, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ऐसे डिसाइड किया करो कि विच इक्वेशन वी हैव टू यूज, ठीक है। s की जगह पर रखो -8 इज इक्वल टू u की जगह पर रखो 12 इंटू 2 प्लस का हाफ a इंटू 2 का स्क्वायर। अच्छा, और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर इसका एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा। अरे हमें क्या लेना देना, वो अपने आप आ जाएगा। अगर हम इक्वेशन को सही से लगाएंगे ना, सारी चीजें सही से पुट करेंगे तो अपने आप आएगा। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि 2a इज इक्वल टू 24 इधर जाएगा और 8 इधर ऑलरेडी है, तो 32 हो गया, माइनस का 32। तो a इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। ऐसे हो जाते हैं बच्चों ये वाले क्वेश्चन जो है। तुम्हें पता लगा कि क्या करना है इसमें, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए ना इसमें। A car is moving at a speed of 72 kilometer per hour. Driver saw an old man crossing the road and applied brakes at a distance of 50 meter from the old man. Then find the distance between the car and the old man at t equal to 3 seconds. The retardation provided by the brakes is 8 meter per second square. 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रही है ब्रेक, और ओल्ड मैन को देख के ड्राइवर ने 50 मीटर दूर से ब्रेक लगा दिए। अब ओल्ड मैन ऐसे करके जा रहा होगा धीमे 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 ना, ऐसे अपनी लकड़ी को धीमे धीमे बढ़ा रहा होगा, तो उसे बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाए 3 सेकंड बाद बताना है, ब्रेक लगाने के 3 सेकंड बाद, कि ओल्ड मैन और कार के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। लगाओ, करो ना। 3 सेकंड बाद बताना है, ठीक है।
अच्छा, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला का तुम लगा रही हो, मतलब फाइनली रुकने वाला, तो तुम्हें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि 3 सेकंड में रुका है या नहीं रुका। ये थोड़ी बोला मैंने कि मतलब रुक गया है नहीं रुका, है ना, वो तुम्हें ही डिसाइड करना है। हाँ तो करो। हाँ भाई, आया आंसर। Yes, अपनी तरफ से कर लिए कितना? 36 मीटर दूर है ओल्ड मैन से। तुम पता है बिल्कुल बेसिक से नहीं सोचते हो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अभी किसी ने, पहले तो देखो, पहले ये जो 72 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको पता करो। है 96 मीटर। 96 मीटर दूर होगा ना, है ना, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस पहले था 50 मीटर, ठीक है, अब हो गया उनके बीच का डिस्टेंस हो गया 96 मीटर। ये तो कार मतलब उल्टा दौड़ा दी क्या तुमने? अच्छा, ओल्ड मैन देखा, उसने कहा नो इधर नहीं जा सकते, अपन को जाना पड़ेगा इधर। 40 मीटर आ गया तो 14 मीटर ना। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है 36 मीटर आगे जब चला गया होगा तो 14 मीटर उसका डिस्टेंस आ रहा है। ओके, पहले तो मुझे एक बात बताओ, यू कितना है? तो 5/18 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? 8 मीटर। माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्ड कर रहा है ना, तो अगर तुम उसको पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि इसको रुकने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम कैलकुलेशन भी नहीं करनी। अरे 1 सेकंड में 8 घटेगी नहीं घटेगी स्पीड, 20 से कितनी हो जाएगी? 12, 12 के बाद अगले सेकंड में 4, 4 के बाद अगले आधे सेकंड में ही 0 हो जाएगी, मतलब 2.5 सेकंड में रुक जाएगा। तुमसे कब पूछा है? 3 सेकंड पे। तो अगर किसी ने ये गलती से s इक्वल टू ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन लगा दी और इसमें t की जगह 3 पुट कर दिया, तो गलत क्यों हो जाएगा? ये इक्वेशन अपने आप तुम्हें ये रिलेशन देती है कि रुक के अगले आधा सेकंड ये पीछे चला देगी। क्या ब्रेक लगाने पे कार ऐसा होता है कि गई रुकी, ब्रेक तुमने दबा के रखे, पीछे आने लग गए, ऐसा होता है? नहीं होता। तो ब्रेक लगाने वाले जो केस होते हैं ना, चाहे ट्रेन का ब्रेक हो चाहे कार का ब्रेक हो, इनमें ध्यान रखना है कोई चीज रुकने के बाद आपको इक्वेशंस को नहीं लगाना, जब रुक गई ना उस दौरान तक ही लगाओ। नहीं तो ये इक्वेशन पता है क्या देती है? ये इक्वेशन तुम्हें ये देगी कि 2.5 सेकंड तक आ गए फिर लौट के, फिर ये डिस्प्लेसमेंट पता है कौन सा देगी? रुकने वाला नहीं, रुकने के बाद जो लौट के आ गया होगा ना, लौट के जो आ गया होगा, जहां आ गया उस जगह का डिस्प्लेसमेंट बताएगी इक्वेशन। ये अपने आप ध्यान रखती है, इसे कोई मतलब नहीं तुम कैसे चले, ये तो पूरा टाइम के लिए लग गई फिर, तो हम इसमें ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, ये वाली नहीं लगा सकते, क्योंकि 2.5 सेकंड तक ही लगाना है। या तो फिर 2.5 लगाओ इसमें, नहीं तो एक काम करो ना, हमें ये पता लग गया ना कि वेलोसिटी फाइनल वाली 0 हो गई है, तो जब 0 वेलोसिटी होने में कितना डिस्टेंस चला होगा इसने, तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2, एक ही जगह रखेंगे, माइनस का 8 इंटू एस। एस की वैल्यू आ जाएगी, यहां से तुम्हारे पास 16 है ना यहाँ पे, तो 25 मीटर, है ना, 25 मीटर चल के रुक गया होगा। अब 25 मीटर चल के रुक गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 50 मीटर, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया? 25 मीटर। पर तुमने सोचा नहीं ना, तुमने नहीं सोचा ना, अगर मैं यहाँ पर 2 सेकंड बोल देता कि 2 सेकंड में बताओ, फिर तो तुमने सोचा ही नहीं था उसके बारे में। अगर मैं तुमसे कहता कि 2 सेकंड पे बताओ, तो 2 सेकंड पे तो रुका नहीं था, और तुम सीधा ये इक्वेशन लगा देती, 25 मीटर बोलती तुम तब उस केस में भी। तो ये यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम गलती वहां पे भी कर सकती। तुमने जो नहीं सोचा था वो सोचने के लिए बोला था, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था तुम गलत हो, मैंने बोला था कि जो तुम नहीं सोची हो तुमने लगा तो दिया, तुम्हारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही था, मुझे पता था, लेकिन सोचना, हर पॉसिबल चीज को सोच के चलना पड़ेगा अपन को ना, समझ में आया? ओके, तो ये हो गए कुछ केसेस, मतलब ना। एक क्वेश्चन और चाहो तो मैं तुम्हें इसमें से करवा सकता हूँ, शायद वो अपनी डीपीपी में आ जाएगा, तो उसको कराने की जरूरत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्योंकि अपना हमें आगे बढ़ाते चलना है ना थ्योरी को। मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ
अर्थ। हाँ जी, कोई भी बॉडी होती है ना, अगर वो उसके ऊपर mg के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है अगर, तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल स्टेट। ठीक है, तो ओनली mg इज एक्टिंग, ठीक है ना, दिस स्टेट इज कॉल्ड फ्री फॉल स्टेट। ठीक है, ये वाली बात यहां तक क्लियर है सबको? ओके, इसे बोलते हैं फ्री फॉल वाली स्टेट। ठीक है, इसमें अगर मैं बॉडी के ऊपर, और mg हमेशा बच्चों किधर की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो फोर्स डिवाइडेड बाई g के बराबर आ जाएगा डाउनवर्ड। g की जो वैल्यू होती है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, बॉडी की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो g की वैल्यू वहां पे अफेक्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। हाइट इज मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ही हम इन फॉर्मूलाज को, हाँ 6400 किलोमीटर है, उससे बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ही हम जी की वैल्यू को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, और हमेशा किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो कोई भी बॉडी है, अच्छा ये पेन मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, इसका वेलोसिटी किधर होगी, क्यों क्यों, mg नीचे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, उधर ही एक्सेलरेशन आएगा, है ना। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ होगी, जा रहा है ना, मोशन है ना। हाँ, तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो दोनों किधर होंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नीचे की तरफ ही होंगे दोनों। ठीक है, हाँ ओके। अच्छा, मान लो ड्रैग भी लग रहा है, एयर ड्रैग, एयर ड्रैग समझते हो? मान लो अगर कंसीडर करें, अगर किसी ने दे दिया हमें क्वेश्चन ना, तो तुमने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो एयर ड्रैग किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अब एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा या ज्यादा होगा ना, mg को सपोर्ट करने के लिए एक और फोर्स आ गया, जी से ज्यादा होगा, है ना। ऊपर से जब ये नीचे आ रहा होगा तो ड्रैग किधर लगेगा, ड्रैग किधर लगेगा भाई, हाँ वेलोसिटी के अपोजिट लगता है ड्रैग। तू बाइक पे नहीं फील किया तूने, तू जिधर जा रहा होता है उसके अपोजिट लगता है ना तेरे पे ड्रैग, एयर ड्रैग जो लगता है। तो जब ये नीचे आएगा ना तो ऊपर की तरफ लगेगा। अब एक्सेलरेशन, हाँ कम हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स mg से घट गया, नीचे mg लग रहा है, ड्रैग ऊपर की तरफ लग गया, नेट फोर्स कम हो गया ना, अब g कम, मतलब एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये छोटी छोटी सी बातें आपको समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है g होता है। अच्छा, कई बार इंक्लाइन वगैरह के केसेस होते हैं, किसी बॉडी को इंक्लाइन के अलोंग फेंक देते हैं, ठीक है, तो उन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की तरफ आएगा। मान लो स्मूथ प्लेन के ऊपर आपने इसको फेंक दिया, अब मैं बना देता हूँ इसको पूरा, ठीक है, तो मैं तो बस बताना है कि सर ऐसा होगा। ठीक है, ये एक इंक्लाइन है, और ये भी कैसा इंक्लाइन है, स्मूथ, ठीक है, कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, और ये एंगल कितना है, थीटा, मास m है, ये वेलोसिटी दे दी। अब मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा और कितना होगा, बता। वेलोसिटी की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना, तेज होता जाएगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा तो तेज होता जाएगा। सोच ना, थोड़ा दिमाग तो लगा, बता, तेज होता जाएगा, बता ना। तुझे लगता है कि तूने अगर इधर फेंका तो चलता जाएगा, अपने आप तेज होता जाएगा, तो रुकेगा ना, स्लो होगा ना। तो मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में कैसे हो सकता है एक्सेलरेशन, यही तो मैं सिखा रहा हूं कि वेलोसिटी के अपोजिट रहेगा एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन इसका अपोजिट रहेगा। देखो बेसिकली ना होता क्या है यहाँ पे ना, इसको भी समझ लो, इसका मतलब बेसिक फंडा समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर क्या होता है कि mg तो इधर लग रहा होता है, mg का कंपोनेंट इधर आएगा, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, नॉर्मल इधर आ जाता है। तो होता क्या है कि नॉर्मल जो है ना mg के इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर देता है, ये कंपोनेंट जो बचता है ना इसकी वजह से एक्सेलरेशन बचता है। ठीक है, तो जैसे mg लग रहा है, अब देखो ये थीटा के बराबर है, ये 90 के बराबर है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो ये थीटा होगा। तो जिधर एंगल दे रखा होता है उधर का कंपोनेंट क्या होता है, mg cos थीटा, इधर वाला mg sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब mg को भूल जाओ, नॉर्मल ने mg को बैलेंस कर दिया, mg cos थीटा को,
ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया, इधर तो नेट फोर्स 0 हो गया, इधर बचा तो इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा, नीचे की तरफ, और अब कितना आ जाएगा, mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m, और ये आ जाएगा g sin थीटा के बराबर। अच्छा, जब ये नीचे आ रहा होगा तब एक्सेलरेशन किधर रहेगा, हाँ जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब ऊपर की तरफ हो जाएगा एक्सेलरेशन ना, हाँ mg डायरेक्शन बदल देगा उस टाइम पे, तो फिर ऊपर कैसे पहुंच गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, हमेशा, ये किसने बोला है, मैंने कब बोला वेलोसिटी का अपोजिट रहेगा, ऊपर से आते टाइम तो तेज होगा या नहीं होगा, नीचे से ऊपर जाते टाइम ये स्लो होगा, ऊपर से नीचे आते टाइम तो तेज होगा, तो मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गए। तो तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, एक्सेलरेशन का कॉज क्या है, mg का कंपोनेंट तो इधर ही रहने वाला है ना, ठीक है ना, तो वो नीचे की तरफ ही आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, हाँ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन 0 हो लेकिन वेलोसिटी नॉन जीरो हो, ऐसा हो सकता है कब, नहीं तो बताओ ना, ऐसा कोई केस जिसमें वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, अच्छा मैं सोच रही हूँ velocity zero। हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ऐसा कोई केस होता है, एक ही तो केस होता है, बताओ। कोई याद नहीं आता है, नीचे जब आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो ना तो हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने बताया। इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन mg तो लगता रहता है, उसकी वजह से उस मोमेंट में एक्सेलरेशन होता है, जिस वजह से उसकी वेलोसिटी अगले ही इंस्टेंट बदल जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज, वो 0 रहने नहीं देगा उसको। हाँ, अगर किसी ने बोला कि एक पार्टिकल रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही बना रह रहा है, नाउ एक्सेलरेशन इज 0, अरे वेलोसिटी बदल ही नहीं रही ना, ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आई। तो इन चीजों का, छोटी चीजों का ध्यान रखना। अगर एक पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो क्या उसका एक्सेलरेशन 0 होगा या नॉन जीरो होगा, यस, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा या नॉन जीरो होगा, सोचो, तुम भी सोचना भाई जो भी देख रहे हो, एक्सेलरेशन 0 या नॉन जीरो, डिपेंड करता है। देखो स्पीड कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दिया तुमने, मुझे डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया, डायरेक्शन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर, अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है और स्पीड भी कांस्टेंट है तो फिर तो एक्स 0, फिर 0 हो गया ना, हाँ है, अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो नॉन जीरो। तुमने दूसरे केस में बोला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आई तुम लोगों को, ओके। तो ये छोटी छोटी सी बातें। अच्छा, अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन वाले और ऊपर से रिलीज करने वाले, और ये जो केसेस मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, इनसे पूरा प्रोजेक्टाइल आपका बिना फॉर्मूलाज के हो जाएगा। तो अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का यही बेस है, बस एक हॉरिजॉन्टल मोशन और आ जाती है प्रोजेक्टाइल में, अदरवाइज ये तो रहेगा ही रहेगा, उधर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन और जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले वर्टिकल प्रोजेक्शन के बारे में। इसमें दो केस बनते हैं, मतलब तीन बनते हैं वैसे ना, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी में। जैसे एक बनता है जो तुम ग्राउंड से किसी चीज को प्रोजेक्ट करो, तो ये एक पार्टिकल है जिसको तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो और ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इसको कितनी स्पीड दे रखी है अपन ने, u के बराबर। ये सारे फॉर्मूले तुमने याद भी किए होंगे, ये सारे याद भी किए होंगे, ठीक है। इधर ध्यान दो युक्ता, सार ध्यान इधर, मैं उसके लिए टाइम दूंगा ना तुम्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। ओके, अब इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन किधर है, हाँ ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, जीरो नहीं है, कहाँ जीरो जीरो नहीं है ना, हाँ तुम कंफर्म कर रही हो या, हाँ फिर, तो जी नीचे लगेगा, हाँ जी नीचे लगेगा तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा इसका मतलब ना, क्या कर रहा होगा, स्लो हो रहा होगा, फास्ट हो रहा होगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, फास्ट है ना। ऊपर की तरफ तुम कोई चीज फेंको, उड़ती जाती है, वो भागती जाती है, रुकती नहीं है तो सोचा तो क्या करो वो क्या, तो अभी जाने के टाइम पे क्या हो रहा होगा, नीचे होगा, हाँ तो क्या होगा अब इससे, तो ऐसे ये बोलो ना, फास्ट बोल दिया, स्लो भी बोल दिया, सब बोल दिया तुमने, तो अभी, हाँ भाई नीचे होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्लो होगा, ठीक है, तो ये तो और उड़ता जाए सर, फास्ट होगा। अरे अगर ऐसा होने लग जाए ना तो मजा ही आ जाए, कोई चीज फेंको उड़ गई, उड़ती जा रही, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसको स्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी पर स्पीड घटती जाएगी, एक जगह पे जाके इसकी स्पीड नॉर्मल हो जाएगी क्या तुम्हारे, जीरो हो जाएगी, रुक जाएगा, और जिस जगह पर रुकेगा उसी जगह को हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट, है ना, उस जगह पे इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। तो हमें यह पता लग गया कि हाईएस्ट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, जब ये पार्टिकल ऊपर जाना बंद कर देगा ना, इसका रेस्ट पे आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एच मैक्स। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज है, वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये क्या करेगा, फिर ये ऊपर से, वहां एक्सेलरेशन जीरो है क्या, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, अभी भी लग रहा है एमजे, तो अभी भी लग रहा है ना, है ना, ये नीचे आएगा और जमीन पे आके दोबारा टकरा जाएगा। तो तीन चीजें इसमें पूछी जाती हैं, एक पूछा जाता है मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, दूसरा पूछा जाता है कि इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। ओके, तो अब मैं एक एक करके, पहले हम बात करेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब हुआ, बताओ जल्दी से, किस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलोगे तुम, मतलब जमीन से उठा और जमीन पे आके गिर जाए, उसी को बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम जो है, इस दौरान क्या क्या चीज तुम्हें पता है, यू पता है, और क्या पता है तुम्हें, एक्सेलरेशन पता है, और क्या पता है, तुम किस टाइम को, जहां से गया वहीं आ गया, उसे क्या बोलते हैं तुम थोड़ा सोच के बोला करो हाइट, जहां से चला वहीं आ गया, इसको क्या बोलेंगे, क्या चीज और पता है तुम्हें, जहां से चला वहीं आ गया, अगर वहीं आ गया यार मैं कहा आ गया, मुझे ये नहीं, जहां से, तो जहां से चला वहीं आ गया का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो, भाई जहां से चला वहीं आ गया मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो तुम्हें वो टाइम पता करना है जिस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे जब डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर हो जाए। ये क्लियर है। तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने के लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि उसी में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन पता है हमें। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, ये है इक्वेशन। अब हमें पता है कि बस एक ही जगह पे हमें क्या रख देना है, हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानेंगे, s की जगह पे जीरो, u एज इट इज रहने देना है, t की जगह पे कैपिटल T रख देना है, a की जगह पे माइनस का g रखना है। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में ना बस एक्सेलरेशन को माइनस का g रख देते हैं, बाद बाकी इक्वेशन वही रहती हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में इनमें समय एक ही जगह पे क्या रख देते हैं, बस माइनस का g, ठीक है। तो यहां से क्या क्या आएगा, t बाहर आ जाएगा, एक आएगा u प्लस का u माइनस का gt डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आएंगी यहां से, t की वैल्यू 0 आएगी और t की वैल्यू 2u डिवाइडेड बाई g के बराबर आएगी। मैं देख पा रहा हूं, नहीं मत करो ना, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो ना, मैं चाहता हूं तुम्हारा 100% अटेंशन इधर की तरफ हो ना। अरे कोई बात नहीं, एक बार कर लो, रिवीजन कर लो, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा।
जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली ये जरूरी होता है, मतलब तुमने कर रखा है ठीक है, लेकिन किस तरीके से आता है ना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पूरा तुम्हें यहीं से समझ में आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया, जहां से चला वहीं आ गया था, वो हमने डिस्प्लेसमेंट पता था इसलिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लिया। अब एचएमएक्स कैसे पता करेंगे? एचएमएक्स कैसे पता करेंगे? एचएमएक्स का क्या बताया अभी मैंने तुम्हें? एचएमएक्स के लिए क्या बोला मैंने तुम्हें? यस, वो पॉइंट मतलब वो डिस्प्लेसमेंट एचएमएक्स कहलाएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। उस टाइम तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एचएमएक्स कहलाएगा जब वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं इसमें? सेकंड क्यों लगाएंगे? वेलोसिटी पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम तो पता ही नहीं ना, टाइम का क्यों हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन लगाएंगे ना, तो ऐसे है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2s। अब इसमें वैल्यूज पुट करना चालू करो। वेलोसिटी हो गई 0, ये u का स्क्वायर ही हो गया प्लस का 2 इंटू माइनस का g इंटू, इसको लिखेंगे hmax। ठीक है ना, ये इससे क्वेश्चन आया था तुम्हारा, पता है इस बार 2023 में भी, मतलब ना उसे ब्रिज से फेंकने वाला एक क्वेश्चन आया था 2023 में, पर वो उसमें फंडे ये लगते हैं। तो hmax क्या आ जाएगा? u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर। ठीक है, तो ये hmax होता है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम क्या होगा? एक बार दोबारा सोचो। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे? ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम पता करना है मेरे को। हाँ, ग्राउंड से, जमीन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम पता करना है। क्यों लगाया? v इक्वल टू यू प्लस एटी से, क्योंकि उसमें मुझे पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था ना, v इक्वल टू यू प्लस का 80। हमें पता है कि v 0 है, वहां पे u माइनस का gt। ठीक है ना, तो t ऑफ hmax जो होगा ना, वो u डिवाइडेड बाई g के बराबर आ जाएगा। टोटल टाइम का आधा होता है। ठीक है, आधा टाइम जाने में, आधा टाइम लगेगा इसको आने में। क्लियर है यहां तक? टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सब चीजें छोटी छोटी सी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी में एक और बनता है, जिसमें किसी हाइट से तुम किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो, बस उसमें क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, तुम सोच, इतना लोड नहीं डालना। क्यों सोच रही हो? बोल दो जो भी आए मुंह में। रुको, अब तो मैं इसका दूसरा केस बता रहा था, केस 2 इसी का है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर हाइट से अगर हमने किसी चीज को फेंका तो हम उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं? टाइम पूछ सकते हैं, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकते हैं जो तुम्हारा, और क्या पूछ सकते हैं? हाइट ऑफ टावर पूछ सकते हैं। यस, हाइट ऑफ टावर पूछ सकते हैं है ना, तो इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं ना। नहीं, तुम सही हो, लेकिन तुम इतनी बार गलत बोलती हो ना कि तुम्हें खुद ही नहीं पता होता कि मैंने इस बार सही बोला है गलती बोल दिया है। हाँ, कोई बात नहीं। चलो, अब ये एच हाइट का एक टावर है, हमने इसको यहां से फेंक दिया, क्या क्या होगा? क्या होगा इस वाले के साथ? हाँ भाई बोल, क्या होगी वेलोसिटी का? तू ये बता मेरे को, ये करेगा क्या? हाँ, ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर नीचे आएगा, कहां तक जाएगा? इधर भी भागेगा। मैंने बनाया ना लाइन, उधर लाइन बनाई ना हटा के, इसलिए बनाई है क्योंकि वो एक ही लाइन में बनाते तो हमें पता कैसे लगेगा कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है ना, ये ऐसे मत समझना कि सर उधर कैसे चला दिया आपने, उधर वेलोसिटी नहीं है, उधर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन, वो प्रोजेक्टाइल में। लेकिन इधर हम प्रोजेक्टाइल के बारे में बात
नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 पे फेंका तुमने इसको और फाइनली यहाँ पे पहुंच गया। तो अगर तुमसे इसमें कोई एच मैक्स पूछे तो ये तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा ना जो अभी पीछे पढ़ा है, यू स्क्वायर बाई जी, और एच ऐड कर देना ग्राउंड से अगर कोई मैक्सिमम हाइट पूछता है तो। अच्छा, यहां पे पहुंचने वाला टाइम कोई पूछे तुमसे, हाँ U by G तू बोलने का कुछ लेगा तो u बाई जी है ना, लेकिन चलो तो पूरा टोटल का वो पूरे का था। यहां से यहां तक आने का टाइम कितना होगा, 2u बाई जी, ठीक है। तो u स्क्वायर बाई 2g, यस। उधर नहीं लगाया क्या हमने 2, हाँ है ना इधर, हाँ इधर रह गया था, है ना। यहां तक का समझ में आया, ये ऐसे जा रहा होगा। जमीन पे पहुंचने का टाइम कैसे पता करूंगा मैं, अब एक अच्छा सा जवाब भी दो तुम लोग। बताओ जमीन पे पहुंचने का टाइम कैसे पता करेंगे इसका, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली है सर। कौन सी वाली और क्यों और कैसे लगाएंगे। T इक्वल टू U प्लस AD लगाएंगे, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इसमें एक नॉर्मल पहुंच जाएगा जिसके पैरेलल इजी हो जाए। अच्छा, तो U मैंने बोला था सोच के बोलना। तुम ये बताओ कि जब ये जमीन पे पहुंचेगा तो हम वी आर नॉट, तुम्हें कैसे पता, पहले तो तुम पता है बहुत गलत कर रही हो। पहली बात तो टकराने के बाद की बात वेलोसिटी नहीं लेते, टकराने से पहले जो है ना वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग ना। और दूसरा तुम्हें किसने कह दिया कि टकराने के बाद वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है। तो मैं वही बता रहा हूँ, पहले तो दोनों कॉन्सेप्ट सही करो अपने ना। ये जो है ना हम जब फॉर्मूले लगाते हैं ना तो उसमें वो टकराने से पहले, टकराना एक अलग फिनोमेना हो गया जिसमें और फोर्सेस इन्वॉल्व हो गए, तो हमें उसकी बात नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें जमीन तक पहुंचने तक की बात करनी है। तो क्या तुम्हें जमीन पे टकराने से पहले वेलोसिटी पता है, क्या है, नहीं पता ना। हाँ, जब वेलोसिटी नहीं पता तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं ना। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, हमें टाइम भी नहीं पता और वेलोसिटी भी नहीं पता। अब हमारे पास और कौन सा ऑप्शन बचा, हमारे पास टाइम पता है। टाइम तो हमें पता करना है ना। इधर टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो पता करना है, निकले उसके लिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों, थर्ड में तो टाइम ही नहीं आता। थर्ड में चलो टाइम नहीं आता ना। ये अच्छा सोचा, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्यों लगाएंगे, मतलब तो उसमें क्या क्या पता है हमें। H max निकालेंगे यस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे, S इक्वल टू कैसे, UT प्लस माइनस हाफ G स्क्वायर। तो कैसे पता करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ ना, क्योंकि तुम्हें तो टाइम ही नहीं पता ना। तुम पता है फिर गलती कर रहे हो, तुम पार्टिकल के पाथ पे मोशन पे मत जाओ। S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन ना हमें ये कहती है कि अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट को इससे मतलब नहीं कि वो H मैक्स गया नहीं गया, उसे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, H फिर गलत, युक्ता सोच के बोलो। सर तो आपने किधर बताया, उधर से स्पीड बताइए ना जहां पर को सेकंड t जहां पर आपने t इक्वल टू u बाय g लिखा है। हाँ, तो उधर से नीचे आने का सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो वो h ट्रैवल करेगा ना। तो माइनस H बोलेंगे ना उसको। गलत हो गया ना, अगर तुम H रख दोगी ना उसमें तो गलत आएगा आंसर। डिस्प्लेसमेंट तो अच्छी होगा ना। नहीं, ठीक है माइनस का H, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, माइनस H। ऊपर से उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। नीचे पॉजिटिव। मैंने बोला कि इन जनरल जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए, यू हैव टू टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज दी पॉजिटिव। जब सामने वाला बोल दे नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, नहीं सामने वाला, मतलब सामने वाला बोलना चाहिए जो पेपर बना रहा है या जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। आंसर देने वाला नहीं बताएगा कि मतलब इधर की तरफ लेना है ना, सामने वाला मैं हूं। तो S इक्वल टू माइनस H, T इक्वल टू कैपिटल T। तो कौन सी इक्वेशन, तो S इक्वल टू UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर। इसमें क्या करोगे, माइनस H पुट कर दोगे, नहीं वो बाद में रखते हैं, है ना। तो यहां पे आ जाएगा U इंटू टी प्लस का हाफ, A की जगह माइनस का G इंटू टी का स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, टी स्क्वायर माइनस का 2u डिवाइडेड बाई G इंटू टी प्लस का 2h डिवाइडेड बाई G इक्वल टू 0।
एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन, ये क्वेश्चन था मतलब ना आपके नीट के पेपर में। ये ब्रिज दे रखा था, शायद इसकी 4 मीटर हाइट दे रखी थी या कुछ हाइट दे रखी थी, और इसको कुछ 2 मीटर या पता नहीं कितने से फेंका था, और इसका हाँ ऊपर की तरफ एक स्टोन को फेंका था और बोला था कि पानी में कितने टाइम पे गिरेगा, ब्रिज से फेंका था। तो याद मैंने बताया ना कि टाइम पता करना है तो तुम्हें पता है कि यहां से चला है वहां पहुंचा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, क्यों याद करना, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यहां से टी मतलब वैसे डेटा अगर अच्छा होता ना तो ये अच्छा फॉर्मूला बनता, मतलब वैल्यूज पता होती तो। अब ठीक है, लेकिन अब इससे बनेगा टी इक्वल टू 2u डिवाइड बाई जी प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर 4u स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर माइनस का 8h डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई 2। तो जो इसका टाइम आता है ना, इसका टाइम पता है कौन सा वाला आएगा, एक काम करना 2u बाई जी यहां से कॉमन ले लेना, तो t इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस 2gh डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें प्लस वाला टाइम लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। और अगर तुम्हें यहां से यहां तक का टाइम पूछा होता, जैसे मान लो किसी ने ऊपर नहीं फेंका होता, किसी ने यू स्पीड से नीचे की तरफ फेंका होता, तो फिर बस तुम यहां पे क्या कर दोगे, यहां पे माइनस का यू, बाद बाकी सब एक ही जगह माइनस जी रखोगे, एस की जगह माइनस एच, और फिर जब तुम सॉल्व करोगे शायद इस यहाँ पे बस वो आ जाता है। नीचे फेंकोगे ना अगर तुम इसको, तो बस यहां पे माइनस आ जाएगा, यू नेगेटिव का आ जाएगा, बस बाद बाकी सब सेम रहेगा। और वो जो 1 माइनस करके जो आ रहा है ना टाइम, वो बेसिकली यहां से यहां तक का टाइम है। ठीक है, 2 टाइम आ रहा है ना इसमें, एक नेगेटिव का आ रहा होगा। एक मिनट ना, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या इसमें, नहीं पर ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आया है ना, मतलब फॉर्मूला तुम मत याद रखो लेकिन तुम इसका कॉन्सेप्ट याद रखो कैसे लगा है उसमें। वही एच तो यही तो था, वही तो मैंने लगाया, वो एच को बस नेगेटिव का रखना था, वो गलती नहीं करनी थी कि यहां से फेंक रहे थे यहां पहुंच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का है ना। ये मैंने सब सही लिखा ना, एस की जगह माइनस का एच इज इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, यहाँ ये अच्छा ये तो नेगेटिव का था ही, हाँ तो एक 1 प्लस का आ रहा था, एक 1 माइनस का आ रहा था ना। ठीक है, ओके। नहीं अभी एक और कॉन्सेप्ट रह गया बस ऊपर से। अच्छा इसका वो दूसरा वाला नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें नीचे फेंकोगे, बस यू नेगेटिव मान लेना है बस ना उसमें। ओके, तो अब रह गया ऊपर से रिलीज करने वाला ना, थर्ड केस। इसमें केसेस अगर इसके सारे दिमाग में रहे ना, तो इससे वर्टिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट वाला जो है ना, वो वाला केस आ जाता है इससे ना, केस 3। इसमें क्या करेंगे, बस ये एक केस रह गया, फिर तो ग्राफ ही बचे फिर ना इसके बाद बाकी सब हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट तो सारी केस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एच हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया। क्या करेंगे अब हम इसमें, ध्यान रखना ये रिलीज किया है, ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब तुम नीचे की तरफ पॉजिटिव मानना चाहते हो ऊपर की तरफ, एक ही बार डिसाइड कर लेंगे, ऊपर ही मानो ना, क्यों बार बार अपन चेंज करें।
ठीक है ना, अपन ऊपर की तरफ ही स्टैंडर्ड लेके चलेंगे कि कोई बात नहीं, ऊपर की तरफ ही पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस का जी के बराबर, यू क्या है 0 के बराबर। अच्छा, अब तुम्हें क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले तो, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करूंगा, कैसे करूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट। हाँ हाँ और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ठीक है, हाँ नहीं दी, हाँ तो कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाले में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, वो है नहीं आएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो है h उसमें से आएंगे। -h तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है, जब ये जमीन पे पहुंचेगा ना उस टाइम को मुझे कैलकुलेट करना है, उस टाइम को क्या बोलना है मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ AT स्क्वायर, है ना, तो s की जगह क्या रख देंगे माइनस एच, u इंटू टी प्लस का हाफ, अच्छा u तो 0 है, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 2h बाई जी के बराबर, ठीक है। इसको जमीन पे पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। अच्छा, और क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, ठीक है, जमीन से टकराने वाली जो वेलोसिटी होगी ना वो पूछ लिएगा, तो मैं तो फिर कैसे हो सके, नहीं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कैसे पता करोगी, हाँ हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है, हैं ये वाला फर्स्ट, तो टाइम पहले, अगर जैसे मानो ये तो खैर हमने सॉल्व कर लिया, तो तुम पहले टाइम कैलकुलेट करोगे, फिर ज्यादा अच्छा नहीं, ये वाला फॉर्मूला है ना, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस का एच। देखो ये ऐसे लगेगा फॉर्मूला, माइनस जी माइनस एच क्यों लगाया, एक ही जगह माइनस रखा और उसकी जगह भी, तो वी कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 2gh, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक हो गई इसकी, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूलाज। अब मैं तुम्हें कुछ मतलब केसेस करवा देता हूं इसमें, जो तुम्हारे जिंदगी को थोड़ा आसान बना देंगे, है ना, हम ये तो करते हैं। तो क्या है जिंदगी को आसान बनाने वाले केसेस, बहुत अच्छे हैं मतलब ना ये केसेस जो है, हाँ। अब तो थ्योरी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, इसकी बच्चे हैं और वो डीपीपी डिस्कशन करना है, बस इतना सही तो है। सो बेसिकली अगर आपने एक पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर दिया, अब ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंटरेस्टिंग केस बनता है इसमें ना, यहां पे क्या है रेस्ट पे, ओके, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के बराबर, हाँ माइनस जी बोलो, लेकिन अब मतलब कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं वरना नीचे की तरफ आ रहा है, मैं ये पता है ना, वो तब इक्वेशन में लगाने थे, इक्वेशन में लगाने के लिए जरूरी थी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी नीचे की तरफ, माइनस जी क्यों बोलना है, जी नीचे की तरफ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, एरो बना दिया मैंने नीचे की तरफ, है ना। मुझे ये बताओ कि ये वो वाला केस है ना जिसमें स्पेशल वाला केस मैंने जो डिफाइन कराया था कि अगर रेस्ट से अगर कोई चीज स्टार्ट कर रही है, 135 लगेगा पहले सेकंड में कितना चलती है, a/2 बराबर, a/2 कितना आएगा यहाँ पे, a/2 5 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है ना। तो पहले एक सेकंड में कितना चलेगा ये, 5 मीटर। जब भी एक पार्टिकल को तुम रेस्ट से रिलीज करोगे ना ऊपर से, 5 मीटर चलेगा। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 10, क्योंकि एक्सेलरेशन के बराबर आती है, एक्सेलरेशन से चेंज होगी, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा t इक्वल टू 1 पे। अगले एक सेकंड में क्या होगा, 10-15 मिनट चलेगा, और ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हाँ 1 सेकंड में 10 मीटर 20 मीटर 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 मीटर, मतलब टोटल कितना चल चुका होगा 2 सेकंड के अंदर ये। अगले एक सेकंड में क्या होगा, इसको हटा देते हैं ना, जरूरत ही नहीं, 25 मीटर अगले एक सेकंड में 25 मीटर चलेगा,
समझ में आ रहा है ना इस तरह? अगले में 25 मीटर चलेगा। अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, है ना, t इक्वल टू 3 पे। अगले एक सेकंड में क्या हो जाएगा? 3 5 हो गया, 7 7 5 35 35 मीटर चलेगा। और स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड में 40 टोटल हाइट कितनी होगी वो? 80 मीटर। पहले एक सेकंड में 5 चलता है, अगले में 15 चलता है, मतलब 2 सेकंड में टोटल 20 चलता है। अगले में 25 चलता है, मतलब टोटल 3 सेकंड में 45 चलता है। फिर अगले में 35 चलता है, तो टोटल 80 मीटर चलता है 4 सेकंड में, ठीक है। और स्पीड आ जाती है उसके बाद 40 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज समझना यहाँ पे ना, सपोज करो मैंने 40 मीटर पर सेकंड से किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, 40 मीटर पर सेकंड से। ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल होते हैं जब 10 20 30 40 के मल्टीपल में हो, मतलब ना वेलोसिटीज वगैरह। अगले एक सेकंड में क्या होगा इसका? 30 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड। अगले में 10 मीटर पर सेकंड। फिर क्या आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। तो लास्ट के एक सेकंड में इसने 5 मीटर चला होगा, उससे पहले 15 मीटर चला होगा, उससे पहले 25 मीटर चला होगा, उससे पहले 35 मीटर चला होगा। उल्टा चलना है हमें, तो टोटल हाइट कितनी जाएगी? एच मैक्स कितना होगा? 80। कैलकुलेशन की, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं, कुछ तो डेटा तुम्हारे दिमाग में ऐसे रहेगा। अब क्या करें? अच्छा, टाइम कितना लगा ऊपर तक जाने में इसको? 4 सेकंड। ऊपर से जब ये लौट के आएगा तो कुछ केसेस ये दिमाग में रखोगे। जमीन में टकराएगा कितने से? है? हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया ना, है ना। तो ऊपर और नीचे जाने वाली मोशन सारी की सारी हम समझ सकते हैं। तो ये छोड़ने वाली मोशन और ये, हाँ, जैसा गया वैसे लौट के आएगा, है ना, ठीक है। चलो फिर कई बार पता है क्या होता है कि कई बार तुम्हें यहां से ऊपर का टाइम पता करना है ना, तुम रूट के अंदर 2h/g वाला फॉर्मूला भी लगा देते हो, क्योंकि यहां से यहां तक का जाने का टाइम उतना ही नीचे आने का टाइम होता है, ठीक है। ओके, चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतलब मैंने इसका काफी हद तक तुम्हें 2 पर्सन इन देयर कार, अच्छा ये तो कोई अलग क्वेश्चन है, तुम्हारे पास भी यही है क्या? So 2 person in their car A and B start from the same point. Person in the car A drive with a uniform velocity of 5 meter per second. Person in the car B drives with an acceleration of this starting from the rest. Find the time when the car B overtake the car A. करेगी नहीं ओवरटेक? पहली वाली की कांस्टेंट स्पीड है और दूसरे वाले का एक्सेलरेशन है। नहीं, तुम लोग लेट आए हो आज, वही तो वो ग्राफ वाले भी रह गए। पूरा रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीट आज, छोटा सा पोर्शन। वैसे तो ग्राफ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बताओ इसका, ये क्वेश्चन नंबर है 12वां, 13th 14th। तो ओवरटेक करने वाला टाइम तो बताना है, कब वो किस टाइम पे वो उससे आगे निकलेगा। नहीं, तुम करो, तुम फाइंड करो, फाइंड द टाइम व्हेन द कार बी ओवरटेक कार ए। बनाइए, मैं आपको बता देती हूँ, कहीं में भी नेट मिलती है। तुम्हारी ये सारी चीजें यूट्यूब पे जाएंगी, बच्चे कहेंगे कि इन सर की तो सुनते नहीं बच्चे इनके ना। सर के बच्चे कहते हैं, और फिर पता क्या बोलेंगे, मेरे को नहीं कुछ बोलेंगे, सर के बच्चे कैसे हैं ये बच्चे पढ़ना चाहते भी नहीं चाहते। तुम्हारी इमेज का क्या हाल होगा, उसका मुझे टेंशन है तुम लोगों का। आती है, नहीं आती तो मैं इसको एम्पलीफाई करवाने के लिए बोलूंगा कि ये वाली आवाज एम्पलीफाई करो, करो जल्दी से।
सब लोग कह रहे हैं एक युक्ता नाम की लड़की है वहाँ कोटा में, वो पढ़ती नहीं है और वो ना वो क्या करती है कि बस मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती होगी और शायद ऐसे बस बोलती रहती है, बस ऐसे ऐसे सोचेंगे तुम्हारे बारे में, ये भी सोचेंगे। बहुत डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। नहीं सर, बनाना भी शुरू की, टाइम नहीं दिया ना आपने। नहीं, 2.5 दे दिया सर। नहीं पता, करें फिर सॉल्व करें। ये अभी एक ही जगह पे, जब ओवरटेक कर रहे होंगे तब दोबारा एक जगह पे होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के पास होंगे, 2 मीटर पर सेकंड, पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ना उसका। पर सेकंड स्क्वायर लिखिए ना। अब मुझे बताओ कि जब ये एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे होंगे एट दैट टाइम, ये दोनों एक ही जगह होंगे, हाँ, मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे बराबर होने चाहिए। एक चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा v इंटू टी के बराबर, और दूसरा रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो u इंटू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों बराबर कर दिए दोनों के डिस्प्लेसमेंट, ये पहली वाली कारक और ये इसका, यस सर। ये 2 से 2 कट जाएगा और इसकी 5, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगा। सीधे आंसर। फाइंड द टाइम व्हेन कार बी ओवरटेक द कार है। तुमने पता है v बराबर किया है दोनों का ना, वो गलत है ना। जब दोनों की स्पीड बराबर होगी तब तक थोड़ी वो पकड़ पाएगा। देखो ये 5 से चल रहा है पूरा टाइम, ये इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 5 होगी, तब तक इनके बीच में गैप आ जाएगा ना। फिर इसकी स्पीड 5 से जब ज्यादा होगी ना, फिर इनके बीच का गैप घटेगा, फिर ये पकड़ेगा उसको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बराबर करने थे, दोनों का डिस्टेंस सेम करना था, क्योंकि वो एक जगह पे जहां पे क्रॉस कर रहे होंगे ना, वो दोबारा वहां एक जगह। अच्छा, इसमें अगर अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए और कह देता कि मान लो एक कार पीछे होती और एक आगे होती, बोला होता कि ये यहाँ से स्टार्ट करिए यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, दोनों एक जगह होने चाहिए। इसका डिस्टेंस जो इसने चला प्लस वो जितना पीछे थी वो दूसरी वाली को चलना पड़ेगा ना। दिमाग, हाँ वो दिमाग लगाना है, मतलब ना अपन को डायग्राम बनाएंगे तो अपन को आइडिया लग जाएगा। वो तो लकीली एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे थे, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे। 13th क्वेश्चन। एस को सेव करना है, राइट। A stone is dropped from the top of the tower when it crosses a point 5 meter below the top. Another stone is let fall from the point 25 meter below the top. Both stones reach the bottom of the tower simultaneously. Find the height of the tower. एक साथ पहुंच रहे दोनों, लेकिन लेकिन जब एक छोड़ा था तब दूसरा नहीं था वहां पे। जब वो 5 मीटर चल गया तब जाके हमने दूसरा छोड़ा है। करो। हम्म, और आप
क्लास दिखाऊंगा, मैं क्लास से सब वही क्वेश्चन बनेंगे। सर इसमें ऐसे करके यूटी प्लस सेकंड इक्वेशन इसका हाइट को माइनस कर दिया। चलो इस वाले स्टोन को हमने यहां से छोड़ा, जब ये 5 मीटर चला तो कितने टाइम में चला होगा? 1 सेकंड में। उस टाइम पे हमने 25 मीटर नीचे से, मतलब ये 20 मीटर हो गया, हमने एक स्टोन को और छोड़ दिया। अच्छा, इसकी स्पीड आ चुकी होगी उस टाइम पे 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका u होगा 0 और इसका एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो इसका भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, दोनों का एक्सेलरेशन तो बराबर होगा। अब यहां से यहां तक जितने टाइम में इसको कवर करनी है ना, उतने टाइम में इसको ये डिस्टेंस कवर करनी है। अगर हाइट h मान ली जाए तो ये होगा h माइनस का 25 और ये होगा h माइनस का 5। तो 5 मीटर आया था ना नीचे, तो उसने h माइनस 5 चला, इजिकल टू u क्या होगा? अब उसका ये u का काम करेगा 10। अब मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले रहा हूं क्योंकि सब कुछ नीचे की तरफ ही है, तो 10 इंटू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि अब ये भी प्लस का ही रखूंगा क्योंकि मैं नीचे की तरफ ही पॉजिटिव मान रहा हूं, और दूसरे के लिए लिखूंगा h माइनस का 25 इजिकल टू u तो 0 है इसका, हाफ 10 इंटू टी का स्क्वायर। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो तो h से h कट जाएगा 5, ये हो जाएगा 20 इजिकल टू, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करोगे तो 10 टी, टी इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये यहां पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको तुमने छोड़ा है, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5 और 15 है 20, 5 और 15 20 हो गया, तो ये 20 मीटर चलेगा और ये 25 मीटर ऑलरेडी नीचे था, तो 45 मीटर इज दी आंसर। तुम ट्रिक समझ रहे हो? मैं क्वेश्चंस में बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, अगर तुम देखो उन्हीं फॉर्मूलाज को बस लगाना सिखा रहा हूं मैं, ऐसे सोचना है तुम्हें ना, ये ऐसे डेवलप कर लोगे ना तुम, तो फिजिक्स मतलब आसान होगी इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस डायरेक्शन में काम करना चालू करो। ठीक है, तो ऐसे करके आ जाएगा। अच्छा, एक और तरीका था इसको करने का, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, मतलब ना उसका जो टोटल टाइम है उससे 1 सेकंड कम होना चाहिए दूसरे का टाइम। अगर तुम उससे करोगे ना तो रूट के अंदर 2h डिवाइड बाई जी उसका टाइम हो गया पूरा, उसमें से एक माइनस कर दो इजिकल टू रूट के अंदर 2h माइनस का 25 डिवाइड बाई जी। थोड़ा इसका स्क्वायर वगैरह करना और वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना। ठीक है, a stone is projected vertically upward with 20 meter per second from a tower of height 60 meter. Find the time taken by the stone to reach the ground. करो जल्दी सॉल्व करो इसको ना। नहीं, करो सॉल्व करो। दो टाइम आएगा, 2 सेकंड और 6 सेकंड। कैसे आया? 20 minus 30 square equal to 60, t square ut minus t square equal to 2h, तो दो टाइम आया। तो कौन सा सही होगा? 2 सेकंड भी सही है, 6 सेकंड भी मेरा आ रहा है, मैं दो टाइम आ रहा है। तो दोनों को सही कर दें हाँ सर। तो तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। अब तुम्हें चूज करना है कि इसमें से और इसमें से क्या चाहिए तुम्हें। क्या चाहिए इसमें से?
दिस वन, फर्स्ट वन, ठीक है, यू सेड फर्स्ट वन, नहीं फर्स्ट आंसर अच्छा आंसर, देन अगेन फर्स्ट मतलब फर्स्ट, सेकंड मतलब क्योंकि हम दिमाग नहीं लगा रहे, अगेन हम वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मूलाज, जो मैं बदलना चाह रहा हूं तुम्हारी हैबिट हल्की सी। मैं नहीं कह रहा फॉर्मूलाज पे डिपेंडेंट मत रहो, नीट के लिए फॉर्मूलाज पे डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है, थोड़ा दिमाग पे भी डिपेंडेंसी रखेंगे अपन। पॉइंट है, तुम सोचो ना कि 2 सेकंड और 6 सेकंड में से कौन सा वाला आंसर हो सकता है। तुमने सिचुएशन को बिल्कुल भी इमेजिन ही नहीं किया। अगर तुम 60 मीटर ऊपर से अगर किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रही हो 60 मीटर से, और कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से, तुमने अगर ये डायग्राम बनाया होता ना, पिक्चर वही क्लियर हो जाती। 1 सेकंड में क्या होगा इसका 10। अब क्या फायदा, ये होगा, फिर उसके बाद अगले 1 सेकंड में आएगा, फिर अगले सेकंड में आएगा। अब सुनो, ये 4 सेकंड हो चुके हैं ऑलरेडी यहां तक। ये कितना डिस्टेंस होगा, 5 मीटर। ये कितना होगा, 15 मीटर। ये अगला वाला कितना होगा, 25 मीटर। अगला वाला कितना होगा, 35 मीटर। 25 और 35 कितना होता है, 60 मीटर। मतलब जमीन पे पहुंच जाएगा या, अरे 25 और 35 60, जमीन पे पहुंच गया। तो यहां से यहां तक कितना और टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 6 सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा। अब तुम जैसे 2 और 6 में तुम कंफ्यूज थी, 2 नहीं आ रहा होगा, -2 आ रहा होगा। तो -2 का मतलब होता है कि वो अगर 0 यहां बोल रहे तो उससे 2 सेकंड पहले यहां रहा होगा। अगर इसको यहां से फेंका गया होता ना तो 2 सेकंड में यहां पहुंचेगा, 6 सेकंड में यहां पहुंच, मतलब 8 सेकंड में यहां पहुंच जाएगा। तो दूसरा तरीका ये था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -60, ए इक्वल टू -10, और तुम डिस्प्लेसमेंट -60 इज इक्वल टू यू विच इज 20 इंटू टी माइनस का हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओ, तो टी स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस का 2t माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो t के दो आंसर आते हैं 6 एंड -2। ये नहीं आएगा, 6 सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, तो तुम्हें कितना मिला, -1, है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। और थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, नहीं पर ग्राफ रिलेटेड वो जो केसेस है ना, वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखो, इसमें सबसे पहला केस बनता है जब एक्सेलरेशन 0 हो, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है भाई, मोशन हो रही है या तो एक्सेलरेशन होगा, होगा तो वो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला केस हम 3 केस में डिवाइड कर देंगे सारे कि एक्सेलरेशन नहीं है, मोशन तो हो रहा है, मतलब वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है और वेरिएबल है। 3 तरीके के तो मोशन होंगे। अब मुझे बताओ कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, अगर v कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, s इक्वल टू, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब a नहीं है,
नहीं सर, मैं तो सर u plus v by 2 into t। बैठ जाऊंगा मैं इधर तुम लोगों में, तुम है को एक्सेलरेशन नहीं है, u plus v by 2 into u प्लस वी बाई, तो इसमें v भी तो कांस्टेंट है, तो u और v कहां से आ गए अलग अलग? क्या लिखा दिख रहा है वो ऊपर? तो फिर v कहां से? v और u चेंज ही नहीं हो रहे, v चेंज ही नहीं हो रहा। तो बताए लिटरली ds डिवाइडेड बाई dt क्या होता है? v के बराबर, ये कांस्टेंट है, तो ds किसके बराबर आ जाएगा? v dt के बराबर। अब अगर ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? vt के बराबर। तो यहां पे टोटल दो तरीके के ग्राफ बनेंगे डिस्प्लेसमेंट के, या तो ये या ये। मुझे बताओगे कौन से वाले केस में बनेगा? देखो, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये बनेगा, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू माइनस टी टाइप का बनेगा, नेगेटिव स्लोप का, ठीक है ना। तो ये पहला केस होगा, डिस्प्लेसमेंट के ऐसे ग्राफ बनेंगे। पोजीशन का ग्राफ ऐसा भी बन सकता है या थोड़ा ऊपर उठ के बन सकता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन दे रखी है तो अलग बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया पहला वाला केस। अब मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, अगला वाला केस जो है मोशन विद आज टॉपिक कंप्लीट हो रहा है ना, आज देंगे मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया, इसमें वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? कैसी स्ट्रेट लाइन? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऐसे, उसका एक्स स्लोप क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी है, तो वेलोसिटी ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर u पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, स्लोप इसका पॉजिटिव है। u अगर जीरो है और a पॉजिटिव है, u अगर नेगेटिव है लेकिन a पॉजिटिव है, देखो स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा। स्लोप कैसा है इसका? तीनों का पॉजिटिव, लेकिन स्टार्टिंग की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो यहां से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग की वेलोसिटी अगर जीरो है तो यहां से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग की वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो यहां से स्टार्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और क्या बनेगा इसमें ग्राफ? वेलोसिटी और इसके, वेलोसिटी और इसके और ग्राफ कैसे बन सकते हैं? ऐसे, ऐसे, ऐसे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ना, वेलोसिटी टाइम कर्व जो होता है उसका स्लोप नेगेटिव है, यहां पे ए सब में नेगेटिव होगा, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है, u नेगेटिव, इसका u जीरो है और इसका u पॉजिटिव है। u पॉजिटिव था लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव था, इसलिए पहले वेलोसिटी जीरो हुई है, उसके बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लग गया है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा आएगा इनका? अरे गेट उधर से है, कोई बच्चा आया क्या? कोई पेरेंट्स, गर्ल्स, लेडीज है? हमारे भागलपुर से मिल गई।
नाम नहीं पूछा मैंने, पर उनके बोल रहे थे कि 3 to 5 कर सकते हैं क्लास। दो बच्चे हैं, पता नहीं, नाम नहीं पता मुझे। हाँ हाँ, वो नाम ले रही थी। कब मिल के आ जाओ, वो तो मैं जानती हूँ। हाँ हाँ समझ गई मेरे सुन के अच्छा। पर 3 to 5 कर सकते हैं क्या अपन टाइम, बच्चे बढ़ जाएंगे थोड़े, है ना। तुम्हारा 3 to 5 तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम सोओगी नहीं, तुम सोओगी नहीं, तुम सोती हो पता है उस टाइम पर, तुम जाके सोना, तुम क्लास पता है तुम सो जाती हो, तुम डाउट पूछ लोगी अपने 2:30 से 3, और उसके बाद तुम क्लास कंटिन्यू कर लोगी। नहीं तुम 4:30 बजे आती हो, तो रात को सो ना आराम से। चलो ये पहले तुमने डिस्प्लेसमेंट और उसका ग्राफ बनाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा इसका, बोलो 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 बोलो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो, ये v इक्वल टू यू प्लस का AT होता है ना, इसलिए इसका ग्राफ कैसा बना है, स्ट्रेट लाइन। बस a नेगेटिव था तो स्लोप नेगेटिव कर दिया, u नेगेटिव होगा तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया। देखो u नेगेटिव, इसमें भी u नेगेटिव, ठीक है ना। ओके, और ये t हो गया, ये v हो गया। नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट का बनाना है ना अपन को। कैसा ग्राफ बनेगा इसका, उस वाले हम्म, मतलब वो ऊपर से स्टार्ट करिए सर, इसको ऊपर से स्टार्ट करिए, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक ठीक। हाँ सर ऐसे ही बनेगा, ऊपर से वाह, start होगा। मेरा दिल खुश हो गया ना, तुम लोगों ने जो क्या बताया तुमने, ऐसे 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 क्या देखिए, आपने किस पॉइंट के लिए पूछा? s इक्वल टू ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर नाम की इक्वेशन सुनी है तुमने, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो। अब मुझे ये बताओ कि ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक, क्या बनेगा ग्राफ, पैराबोला। तुम क्या बता रही थी, अगर कांस्टेंट है फिर थोड़ा तुम्हारे दोस्तों ने अगर ये क्लास देखी ना, तुम्हारे बैचमेट ने, सारी पोल पट्टी खुल जानी है, युक्ता क्या पढ़ती है ओके, तो इसके ग्राफ के ना कुछ पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, एक ये और एक ये, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इसका अगर तुम स्लोप देखोगे ना t इक्वल टू 0 पे, वो पॉजिटिव आएगा, मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पॉजिटिव है। मेरा गंदा लगता स्लोप देखो ना यहाँ पे तुम, इसका स्लोप देखोगे ना इस वाले का, यहाँ पे 0 है, मतलब u 0 अगर होगा ना और a पॉजिटिव होगा तो ये बनेगा, और यहाँ पे स्लोप देखो नेगेटिव है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और इन्हीं का 3 उल्टे बन जाएंगे, तो वो ग्राफ होंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के, ठीक है ना। ये समझ में आया, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले ग्राफ ऐसे बनेंगे। अच्छा, एक चीज और दिमाग में रखना हमेशा, अगर कभी भी तुम्हें ये दे रखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मोशन कुछ ऐसी हुई कि पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर रुक गया, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, उसमें अगर हमें टोटल डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करनी हो ना, तो हम ग्राफ बना के एरिया अंडर द, ठीक है, तो कुछ वो वाली जो चीजें जो पहली क्लास में पढ़ाई थी, रुको ना 1 मिनट ना, बस ये सारे केसेस तो कवर कर दूं। चलो इसका अगला वाला क्वेश्चन करते हैं ना अपने पास, ये वाला, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा जल्दबाजी। ये वाला क्वेश्चन, a car accelerate from rest at a constant rate of 2 meter per second square for some time, then it retard at a constant rate of 4 meter per second square and comes to rest if the total time for which it remain in motion is 3 seconds, then the total distance traveled is, क्यों है। ऐसे क्वेश्चन है क्यों ना, तो पॉज करके
तो मैं जब इसकी थ्योरी पढ़ा रहा था, इसी की पढ़ा रहा था, अगली इसी पे आ रहे थे हम लोग ना। चलो, मैं ये बताना चाह रहा था तुम्हें, अभी यही बोल रहा था कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा हो ना, तो टोटल डिस्टेंस पूछी हो, एवरेज वेलोसिटी पूछी हो, एवरेज स्पीड पूछी हो, तो उन क्वेश्चंस को ग्राफ से करना है। इसमें क्या बोला है इन्होंने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, चाहे रिटार्डेशन है वो भी कांस्टेंट दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफ से करना है। ग्राफ किसका बनाते हैं, वेलोसिटी और टाइम का, ठीक है। उसका 800 तक कर हमें टोटल डिस्टेंस देता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये पहले क्यों नहीं आया, तो मैं क्लिक किया, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन कितना है, 2 के बराबर, तो ये एक्सेलरेट होगा। फिर कांस्टेंट रेट से रिटार्ड हो रहा है, तो ये जल्दी 0 हो जाएगा। अब डबल रेट से अगर रिटार्ड हो रहा है, तो तुम इस चीज को समझ रहे हो कि इसको रुकने में टी टाइम लगा होगा ना, तो यहां से यहां तक इसको 2t टाइम लगेगा। भाई इसकी स्लोप उससे आधी है, तो टोटल 3 सेकंड है, तो ये 1 सेकंड हो जाएगा, ये 2 सेकंड हो जाएगा। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 के बराबर, तो 2 सेकंड में ये कितना स्पीड अटेन कर लेगा, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये, डिस्टेंस हाफ 3 इंटू 4, कितना बड़ा था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि एरिया, अब वो पुरानी चीजें याद करो, पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है, उसका स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, हाँ, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करते हुए। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस का इनिशियल, ठीक है। अगर इनिशियल 0 तो वेलोसिटी देगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक क्वेश्चन करा तो बस, उससे अलग है ना, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का ना, और मुझे पता है कि तुम सारे लोग कर लोगे इसको ना। विच ऑफ दीज कैन नॉट represent motion along a straight line, ठीक है। वैसे मेरी राइटिंग भी कई बार डॉक्टरों जैसी आ जाती है, मतलब मैं लिखना चाहूँ तो डॉक्टरों जैसी, हाँ। देखो, 4-5 ग्राफ दे रहा हूँ तुम्हें, जल्दी से बताओ कौन सा वाला, हाँ, कैन नॉट रिप्रेजेंट। ये तुम्हें दिया पोजीशन और टाइम का ग्राफ, ये तुम्हें दिया वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ये तुम्हें दिया वेलोसिटी और वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ। पहला वाला नहीं होगा, क्यों ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता एक्स का, क्यों नहीं हो सकता, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पहला वाला पॉसिबल है या नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि
बस होने वाला हूँ 2 मिनट में, 2-3-4 मिनट बस, 2-3, हाँ 5 मिनट एट मैक्स। हाँ पता नहीं, मम्मी बता रही थी। पता नहीं। आप जो वीडियो फॉरवर्ड की थी ना, ओके हाँ भाई, ये हो सकता है नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये नहीं होता ब्रो, ये नहीं होता। कॉल कर सर्वाइवल टू एमएक्स प्लस सी को फॉलो करना चाहिए। क्यों? स्ट्रेट लाइन है ना, किसने कहा? स्ट्रेट लाइन। पागल हो तुम लोग? ये एक टाइम पे पार्टिकल 2 जगह नहीं हो सकता, ठीक है? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका सर एक्स की कर रहा 9 पे। मुझे नहीं, मैं नहीं बना रहा, तुम बताओ ये होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है? v वर्सेस x कर देते हैं। इज इट पॉसिबल? नो, पक्का? पक्का। एक ही जगह पे वेलोसिटी तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है ना। मान लो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एसएचएम में भी होता है, पहले वेलोसिटी ऐसे रुका, वेलोसिटी 0 हुई, लौट के आ गया। नाउ वेलोसिटी इज नेगेटिव, लौट के आते टाइम। व्हाट अबाउट दिस? ये तो पॉसिबल है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ पॉसिबल है। ये वाला जब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, फिर इसकी वेलोसिटी रुक गई, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, बट ये कह रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता ही जा रहा है वेलोसिटी नेगेटिव होने के बाद भी। नॉट पॉसिबल। अगर ग्राफ ऐसा बनता ना तो पॉसिबल होता, जाके लौट के आ रहा होता एक्स कोऑर्डिनेट, फिर घटते घटते फिर एक्स कोऑर्डिनेट वापस 0 हो जाता। नॉट पॉसिबल। अरे तो छुटके उटके क्वेश्चन ही तो है ये। तो तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे, देखो ओवरऑल ना फिजिक्स सिखाने के लिए एक पर्टिकुलर माइंड, सीखने के लिए, नॉट सिखाने के लिए, सिखाने वाले के पास तो है, फिर सीखने वालों के पास एक पर्टिकुलर टाइप का वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करना होता है ना। अब वो एक दिन में डेवलप नहीं होगा, इसलिए पहले मैंने तुम्हें मैथमेटिकल टूल पढ़ाया अपने हिसाब से, ताकि हम वहां अटके ना। अब मैं तुम्हारे बेसिक मैकेनिक्स का जो बेसिक्स है ना, जो 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 हर जगह लगेगा आगे तक ना, एंड तक लगेगा, अगर मैं तुम्हें सिखा पाया, अगर मैं तुम्हें वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन तक, अगर मैं तुम्हें ये सारे फंडे सिखा पाया जो जो एक्चुअली फिजिक्स सीखने के लिए चाहिए, कहां तक? सर्कुलर मोशन तक, फिर तुम कहीं नहीं रोकोगे फिजिक्स। सर्कुलर मोशन तक जो मैं सिखा रहा हूं ना, जैसे सिखा रहा हूं, चाहे वो तुम्हें आती है पहले से चीजें, बट आपको नई चीजें सीखनी होंगी, फिर नहीं रोकोगे, है ना? ठीक है, ओके। तो इस वाले को मैं बताता हूं। तुम ये x इक्वल टू 0 है, ये वेलोसिटी क्या पॉजिटिव, तो मान लो x इक्वल टू 0 हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, तुम इधर गई, वेलोसिटी अभी भी क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट को बढ़ाती रहेगी, बढ़ता जाएगा। हाँ माना कि रुक गया, है ना? रुकने के बाद क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, अभी लौट के आ रहा है, मतलब इट्स x कोऑर्डिनेट से डिक्रीज, मतलब ये ग्राफ ऐसा होता ना तो सही हो जाता, ये पार्ट इधर आना चाहिए था। वो कह रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी लेकिन ये x को बढ़ाते जा रहे हैं, हो ही नहीं सकता ना, पार्टिकल ऐसे मोशन पॉसिबल ही नहीं है। इसमें ऐसा पॉसिबल है, इसमें क्या हो रहा है कि वो रुका है, रुकने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में चलने लगा है ना? समझ में आ गया? तो ये है छोटे छोटे से क्वेश्चंस, और मैंने बता ही दिया, तो मैं वो एरिया वेरिया वाले तो सब बता ही चुका हूं मैं तुम्हें ना, ठीक है? अब अगर तुम अपना मॉड्यूल लगाओगे ना रेक्टिलिनियर मोशन का, इसमें कौन सा ऑपोजिट है? इसमें पहला वाला आंसर ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक टाइप पे दो क्वेश्चन। हाँ ठीक है। तो अब तुम जो है ना, अब लगा के देखना मॉड्यूल को ना,
और अपनी डीपीपी को है टेस्ट के बाद। हाँ मतलब ये साथ में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको करते रहना है, क्योंकि अब हमारा मोमेंटम बन ही गया है और अब धीमे धीमे हम चलते जाएंगे। कल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे अबाउट दिस डीपीपी। इस डीपीपी को हम कैसे फ्री 3 PM करो ना, फिर अगर बच्चे बढ़ सकते हैं तो उनको कर लेते हैं मैनेज।